क्वेश्चन नंबर पहले का खंड ब। अब हमारा ऑप्शन वाला हो गया, विकल्प वाले पांचों क्वेश्चन हो गए। अब हमारा बचा क्या? खाली स्थान वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। अब ये क्वेश्चन पहला क्या बोला गया है? रेखा, ये दिया रेखा, क्या दिया है? इसकी आपको क्या निकालनी है? प्रवणता। क्या निकालनी है? प्रवणता। सबसे पहले आपको रेखा का समीकरण याद होना चाहिए। रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण तो y बराबर एम एक्स प्लस सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे बेटा जो m है, y तो y है, x तो x है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि y और x को हम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करने वाले। y जो है y अक्ष को बता रहा है, x जो है x अक्ष को बता रहा है, x एक्सिस को और y एक्सिस को। m को बोलते हैं प्रवणता, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, ढाल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ढाल या प्रवणता भी इसी को बोलते हैं। और दूसरा c को क्या बोलते हैं? ये एक है ना, क्या बोलेंगे? अंतर, क्या बोलते हैं? अंतराखंड बोलते हैं। अंतराखंड, अंतःखंड बोलो या अंतराखंड बोलो, जैसा भी है, तो ये अंतःखंड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःखंड बोलते हैं। अंतःखंड मतलब y एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पर ये कट कर रहा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन हमारा टास्क अभी क्या निकालना है? m निकालना है। और m निकालने का एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। जब निकालते हैं तो इसको बोलते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस। सर यहाँ पे तो हमको ना तो y2 है ना x2 है, तो हम इस विधि से नहीं निकालने वाले, स्लोप इस विधि से नहीं निकल, हम रेखा के समीकरण से निकालेंगे। क्योंकि ये समीकरण दिया हुआ है हमको, क्या दिया है? 4√3x दिया है, -2y दिया है, प्लस का 5 दिया है, इक्वल टू दिया है 0। मेरा टास्क है y को अकेले छोड़ना, बाकी सबको भगा देना उसकी जगह से। समझ में आ गया? एक काम करता हूँ, y नेगेटिव है, इस वाले को मैं इधर ले आता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। करें? तो वैसे ही करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4√3x प्लस 5 हो जाएगा, और जो प्लस का 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2y हो जाएगा, इधर आके प्लस 2y हो जाएगा। बात समझ में आता है? पक्षांतर वाला। अब ये प्लस का 5 अपने जगह में है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अब आप देखोगे तो मुझे y को अकेले छोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 को इधर से इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर ऐसा क्या कर दिया आपने चिन्ह के साथ? के लिए ऐसा ही करते हैं, प्लस को लेकर माइनस में ले जाते हैं। अब यहाँ पे y के साथ 2 का रिश्ता क्या है? गुना का है, और यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 जो है y के साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो y को यहीं रहने देते हैं, 4 करनी 3x प्लस 5, और इस पूरे को भाग दे देंगे किससे? 2 से। इसको लिखने का दूसरा तरीका यह होता है, अगर ये 2 सबके बटे में लिखा है तो इसको बटे को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ के लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मुझे x के साथ m बताना है और c वाले को अलग रखना है। अभी ऐसे देखने पे नहीं नजर आ रहा है ये सारी चीज, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी और करता हूँ। क्या कलाकारी करेंगे? बेटा इतना आपको नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको रफ में बताएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4√3 डिवाइड में 2 प्लस 5 डिवाइड में 2 बराबर y। अब आप देखोगे तो x के साथ जो गुणा में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रवणता बोलते हैं। तो यहाँ पे x लिखा, सॉरी, तो यहाँ पे ये सारा कुछ क्या कहलाएगा? प्रवणता कहलाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पे कट सकता है, क्या कट सकता है? 2 के पहाड़े में 4 कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी में 4। तो आप बोलेंगे तो क्या लिखा आएगा यहाँ पे? y बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 करनी 3x प्लस 5/2। जो कट रहा है उसको काट दिए, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? m कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। बात समझ में आ गया? लेकिन मुझे यहाँ पे अंतराखंड नहीं पूछा है, मुझे प्रवणता पूछा है, तो ये हमारा प्रवणता है, स्लोप है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 करनी में 3। यही हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो, तो इसी प्रकार से मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि मुझे 2 समीकरण नहीं दिए थे। 2 समीकरण दिए रहते रेखा के, तो मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा होता। सेकेंड क्वेश्चन, खाली स्थान का। बिंदु 0,5 किस अक्ष पर स्थित है? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने
जैसे स्केल को हम संख्या रेखा बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। तो ये जब हम इधर राइट हैंड की ओर जाते हैं, इधर जाते हैं तो हम प्लस में लेते हैं, इस वाले को 0 बोलते हैं, 1 2 3, और इधर जाने के बाद -1 -2 -3। आपको कहीं से भी नंबर दिया जा सकता है, समझ में आ रहा है। और वही बात करते हैं ऊपर की ओर जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, प्लस लेते हैं, 1 2 3, नीचे की ओर जाते हैं तो -1 -2। समझ में आ रहा है, किस अक्ष पर स्थित है। अगर आपको देखो बेटा, क्वेश्चन जो है यहाँ पे नंबर 0 दिया है, इसलिए अक्ष बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अक्ष। नहीं तो आपको अगर ये 0 नहीं दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पे 3 5 ऐसे दिया रहता, तो आपको चतुर्थांश पूछता, क्या पूछता, चतुर्थांश। वहां पे अक्ष नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता, समझ में आ रहा है। चलो, और आपको पता होगा कि जब भी हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं तो पहला वाला जो नंबर है वो एक्स अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है बिंदु, और यहाँ पे जो अगला वाला है इसको हम वाई अक्ष कर कहाँ काट रहा है, तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई से शो करते हैं। तो जहां पे एक्स 0 है, एक्स क्या है, अगर एक्स 0 है और वाई है तो मतलब है एक्स अक्ष क्या हो गया, गायब है, एक्स अक्ष है ही नहीं, तो वो कहाँ पे स्थित है बिंदु, वाई अक्ष में, कहाँ पे है, मतलब हम एक्स की ओर जो यहाँ से ना, इसको ना तो आगे बढ़े ना तो पीछे गए, हम यहीं पर हैं लेकिन ऊपर गए। समझ में आ रही बात। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन से अक्ष पर है, तो जब भी हमारा एक्स वाला 0 होता है तो हमारी जो बिंदु है वो कहाँ पे होती है, वाई अक्ष पे होती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, एक्स में दूरी है ही नहीं, वाई बस में दूरी है, तो वाई में दूरी अगर आप बताएंगे तो 5 कहीं पर यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0,5। तो आप बोलेंगे तो एक्स में तो ना है, बिंदु कहाँ पे है, वाई अक्ष पे है, एक्स में तो खिसका ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाते हैं। यहाँ पे सारे प्लस प्लस में रहते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, पहला वाला माइनस रहेगा, क्योंकि एक्स को माइनस डायरेक्शन में, ये एक्स अक्ष है ना बेटा, ये एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाले को पहले लिखते हैं, एक्स नेगेटिव हो चला है इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस, और अगले वाले को क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि वाई वाला अभी भी ऊपर की ओर है ना। यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में बात करते हैं तो दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स वाला भी नेगेटिव होता है, वाई वाला भी नेगेटिव। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक्स वाला प्लस आ जाता है और वाई वाला माइनस, तो ये प्लस और ये रहता है। आपको ध्यान रखना है इसके कोऑर्डिनेट को। सिंपल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही हमारा फिलहाल के लिए आंसर है। समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन बदल के देता तो आप क्या बोलते, अगर ये 5,0 दे देता तो आप इसको बोलते एक्स अक्ष, क्या बोलते, एक्स अक्ष। और ये बिंदु कहाँ पे नजर आता है, एक्स अक्ष में, तो ये पॉजिटिव है ना बेटा, इसलिए ये कहीं पर आगे जाके यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे होते हैं, 5,0। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोला है, किसी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है खाली स्थान कहलाता है। द टैक्स इन विच लेवाइड ऑन अ पर्सनस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, इनकम टैक्स कहलाता है, आयकर कहलाता है। ऐसा आय जो कि गवर्नमेंट उस पे क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उस आय को हम क्या बोलते हैं, आयकर बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, क्या लिखेंगे हम, आयकर लिखेंगे, आयकर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स। समझ में आ गया, बहुत इजी है, इसमें कुछ नया ऐसा सिखाने वाला नहीं है, याद रखने वाली बात है। चलो, इसका भाई जो है क्वेश्चन और है, इसका भाई वाला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। भाई क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहे हैं भाई वाला क्वेश्चन, शिक्षा उपकर खाली स्थान पे लगाया जाता है, एजुकेशनल सेज इज पेबल ऑन, किस पे बेटा, तो आप बोलेंगे शिक्षा उपकर। जैसे आप किसी व्यक्ति का आय निकालते हैं, मान लीजिए उनकी इनकम 5 लाख की है, इस पे मान लीजिए कुछ टैक्स बन रहा है 10,000 का। अब इस 10,000 का जो टैक्स अमाउंट देना रहता है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये तो टैक्स का देना ही देना है हमको, सरकार क्या बोलता है, मुझे आपके टैक्स के पैसे से ये दूसरा काम करूंगा, मुझे एजुकेशन के नाम पे कुछ और टैक्स दो। तो जो टैक्स अमाउंट बनता है उस पर भी और टैक्स लेती है गवर्नमेंट, जो हाल फिलहाल 4% है,
लेकिन आपकी बुक में अभी भी 3% लिखा है, उसको आप लिखेंगे अपने बुक के हिसाब से, लेकिन हाल फिलहाल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे इस पर जो टैक्स लगाया जाता है इसी को हम बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे शिक्षा उपकर को क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो ये किस पर लगाया जाता है बेटा, पेबल टैक्स पे। किस पे, पेबल, जो देना था गवर्नमेंट को टैक्स, उस टैक्स पे क्या लगाया जा रहा है, और टैक्स लगाया जाता है, इसको हम सेस बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो हम यहाँ पे पेबल टैक्स लिखेंगे और हिंदी में क्या लिखेंगे, देय आयकर, क्या बोलेंगे, जो आयकर देना था उस पर हम क्या देते हैं, शिक्षा उपकर देते हैं। जो आयकर का, इनकम का जो टैक्स बनता है, इनकम टैक्स का अमाउंट जो बनता है उस पर भी हम क्या लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, इसको हम दे शिक्षा आयकर, दे आयकर पे लगता है। ठीक है, शिक्षा उपकर दे आयकर पर लगता है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ये आपका मैथमेटिकल जो प्रूफ वाला क्वेश्चन था उसमें से है। आपको क्या है, गणितीय कथनों की सत्यता की जांच करने वाली जो चैप्टर है उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्भाव का मतलब होता है बेटा, अगर P के लिए कोई बात सही है तो Q के लिए भी वो बात सही होता है। तो इसको दिखाने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं 2 और 2, तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बराबर। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे 2, आप क्या बताएंगे, 3 बड़ा है बोलेंगे, क्या है बोलेंगे, बड़ा, ग्रेटर देन का लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई दो वैल्यू जिसको हम P और Q बोल रहे हैं और दोनों किसी बात के लिए एक जैसे बात को हाँ बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको कुछ इस प्रकार से साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम अंतर्भाव बोलते हैं, इंप्लाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला है। जैसे आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए x+2 बराबर मान लीजिए 5 है, अगली बार इसको ये वाला एरो लगाते हैं कि नहीं लगाते, अगर ऐसा है तो वो ऐसा कर सकते हैं। यही तो है बेटा इंप्लाइज, अगर ये बात सही है तो ये बात भी क्या होगी, सही हो। तो इसको हम इस प्रकार के एरो लगा के लिखते हैं। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये ज्यादा याद करने वाली बात है, इसमें कोई एक्स्ट्रा समझाने वाली बात नहीं है।